Good morning, students. My name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Today we learn chapter 13 Janpadas and Mahajanpadas. राइज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है स्टार्ट पॉइंट 4 से। पॉइंट 4 था हमारा टैक्स यानी कि कर। अब कर क्या है हमारा? अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रशासन को जो धन की आवश्यकता होती है, एक राजा के लिए आय का मुख्य स्रोत कर और सेवाएं होती हैं। किसान अपने उत्पादन का 1/6 भाग राजा को देता था, जबकि शिल्पकार राजा को अपनी निःशुल्क सेवाएं देता था। जो लोग विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते थे, वे अपने उत्पादन का एक भाग राजा को देते थे। जैसे बुनकर कपड़ा देता था और बड़े ही लकड़ी की वस्तु की पूर्ति करता था, परंतु कर वस्तुओं के रूप में होते थे। यानी कि टैक्स जो होता था वस्तु के रूप में होता था, पैसे के रूप में नहीं। किंतु बाद में सिक्कों के उपयोग कर का प्रारंभ के साथ कर मुद्रा में दिया जाने लगा। कर संग्राहक प्रत्येक गांव में जा करके एकत्रित करता था। टैक्स को अलग अलग गांव में जा करके वो कलेक्ट करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा नंबर 5, फैमिली एंड सोशल लाइफ, यानी कि परिवार और सामाजिक जीवन कैसा था हमारा। You have read about 4 वर्ण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट नाउ नंबर ऑफ जाट्स और कास्ट came into being which were rooted in particular occupation like those the weavers, ironsmiths, ironsmith, goldsmith, washerman, oilman, etc. आपने 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में अच्छे से पढ़ा है। किंतु इस समय कई जातियां, जैसे जुलाहा जो कपड़ा बुनने का, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, सुनार जो सोने की चीजें बनाते हैं, धोबी जो कपड़े धोते हैं, तेली जिसके यहाँ तेल निकलता है, आदि आ गई, जिसकी नींव किसी निश्चित प्रकार का व्यवसाय था। यह जाति प्रथा दृढ़ होती गई। अतः जुलाहे का बेटा केवल जुलाही ही बन सकता था और लोहार का बेटा केवल लोहार ही बन सकता था। कुछ स्थितियों में विवाह केवल जाति में ही किए जाते थे। The joint family system continued. The head of the family continued to enjoy a commanding position in all family matters. तो जो परिवार समाज की आधारभूत इकाई बना रहा, संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित रही। परिवार के सभी मामलों में परिवार के मुखिया की नियंत्रण स्थिति जारी की गई। नेक्स्ट नंबर 6 पर आता है हमारा पर्सनल लाइफ, यानी कि व्यक्तिगत जीवन क्या था। द 4 डिविजन्स आर आश्रम्स ड्यूरिंग द वैदिक एज बिकम रिलैक्स्ड एंड दीज 4 आश्रम्स ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। अभी तो हमारे 4 वर्ण थे और आज हमारे आते हैं हमारे सामने 4 आश्रम। आश्रम कौन कौन से है? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वर प्रैक्टिस्ड by the people of upper caste only। तो जो हमारे पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन में 4 आश्रम आए हमारे, वे केवल उच्च जाति के लोगों द्वारा अभ्यास किए जाते थे। नंबर 7 पे आता हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है। वुमेन enjoyed a very high place in the society during the Vedic age, but this started to change. The right to education and inherit property were restricted. Only the women of higher economic and social status could get education. The birth of a girl child was not favored, while the birth of a boy child was a occasion of celebration. तो नेक्स्ट 7 पॉइंट हमारा आता है कि पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी, किंतु इसमें परिवर्तन आना आरंभ हो गया। शिक्षा और संपत्ति के अधिकार प्रतिबंधित हो गए। उच्च आर्थिक तथा सामाजिक स्तर की महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। भाषा में बहुत बदलाव हुआ, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, जबकि आम लोग, इसमें क्या हुआ, कन्या के जन्म को उचित नहीं माना जाता, जबकि पुत्र का जन्म उत्सव या अवसर के रूप में मनाया जाता था।
नेक्स्ट होता है हमारा रिलीजियस लाइफ, यानी कि धार्मिक जीवन कैसा रहा। हमारा नंबर 8 पर जो होता है ब्राह्मणों का, द ब्राह्मण कंटिन्यूड द डोमेन द सोशल लाइफ एज द रिलीजियस राइट्स टू स्पिरिचुअल became expensive and complicated. The Kshatriya to south to study the scriptures in search of new। इसमें क्या हुआ, ब्राह्मणों को जो सामाजिक जीवन पर एक अधिकार चलता रहता था, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान संस्कार अधिक खर्चीले और कठिन हो गए थे, अतः क्षत्रियों ने नए संस्कारों और अनुष्ठानों की खोज में धर्मशास्त्र पढ़ने प्रारंभ कर दिए। भाषा में भी बदलाव हुआ, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे जबकि आम लोग पाली और प्राकृत भाषा बोलना पसंद करते थे। इन्हीं कारणों से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समृद्ध होते चले गए। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि आर्थिक जीवन। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशंस, यानी कि व्यापार और व्यवसाय। Many new trades and occupations emerged, and the people engaged in them were attributed those occupations as their caste. Many craftsmen and traders moved to town and cities. Similarly, a large number of people joined the army. तो व्यापार और व्यवसाय जो थे हमारे, कई नए व्यापार और व्यवसायों का उदय हुआ और इन व्यवसायों में समर्पित लोगों की जाति उनके व्यवसाय ही बन गया। कई शिल्पकार और व्यापारी गांवों से कस्बों तथा नगरों की तरफ आ गए। इसी प्रकार बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती भी हो गए थे। नेक्स्ट आता है हमारा वेट एंड मेजर, यानी कि बाट और मापन की जो इकाई हमने रखी वो क्या रखी, सिक्कों के प्रयोग के आरंभ के साथ साथ क्या हुआ, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ग्रेजुअली प्रेस्ड आउट द वेट वर इन द मल्टीपल्स ऑफ 16, यानी कि बाट 16 के गुणनफल में थे और वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। Here we will discuss about the growth of the two powerful kingdom on Magad, which was India's most powerful Mahajanpadas by the 6th century BC। तो यहाँ दो शक्तिशाली मगध और वर्जी संघ की बात चलेगी। यहाँ दो शक्तिशाली राज्यों मगध जो 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तथा वज्जी जो 8 कुलों का संघ था और प्रत्येक कुल के प्रमुखों तथा विभिन्न कुलों के प्रमुखों द्वारा शासित किया जाता था, उनकी प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा मगध। ऑफ ऑल द महाजनपदास इन नॉर्थर्न इंडिया द मोस्ट पावरफुल was Magad, the whole of the Bihar. The influence of Magad, which was primarily due to the able kings who ruled here, there were two behind its suppressive। तो क्या था इसे मगध में उत्तर भारत के सभी महाजनपद के जनपदों के मगध सबसे शक्तिशाली था। संपूर्ण बिहार मगध के प्रभाव में था, जिसका प्राथमिक कारण वहां शासन करने वाले योग्य राजा थे। इसकी संप्रभुता के अन्य कारण भी थे। आइए सर्वप्रथम इसके राजाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 पर आता है हमारा बिंबिसार। बिंबिसारा कौन था ये? बिंबिसारा वॉज द कंटेम्परेरी of the Buddha and Mahavira. He ruled for about 52 years from 491 BC. He was a shaved king. He maintained a regular army. He increased his territory in 3 ways. तो देखिए बिंबिसार क्या था। बिंबिसार बुद्ध और महावीर का समकालीन था, लगभग 52 वर्षों यानी कि 542 ईस्वी पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व तक का राज्य किया था उसने। एक कुशल राजा था, उसकी सेना स्थायी थी। वह 3 प्रकार से अपना क्षेत्र विस्तार करता था। प्रथम थी जीत प्राप्त करके उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण करके उसे हराया और उसके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। द्वितीय कौशल वैशाली और मध्य पंजाब में राज्य से विवाह संबंध बनाकर उसे काशी का क्षेत्र उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। तृतीय वह शांति संधि द्वारा पड़ोसी और अन्य राज्यों में प्रवेश करता था। अब उसमें क्या होता था, वह उपयोगिता के अनुसार इन तीनों प्रकारों में से कोई भी चुन लेता था। उसके अंग पर विजय चंपा के बंदरगाह, चंपा यानी कि विजय चंपा के जो बंदरगाह थे वहाँ पे क्या बंदरगाह तक पहुँचने के लिए प्राप्त की, जिसका प्रयोग वह है पश्चिमी एरिया, जिसका प्रयोग वह कहाँ पर करने लगा, पश्चिमी एशिया के कई राज्यों के व्यापारिक संबंध बनाने के लिए कर सकता था।
So Bimbisara introduced a sound administrative system. The smallest unit of administrative was which was administrative by a village assembly headed by a Gramika or village headman. There were 80,000 villages इन हिज किंगडम। तो बिंबिसारा ने एक व्यवस्थित प्रशासन प्रणाली आरंभ की। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव था जिसका प्रशासन ग्रामिका नेतृत्व में ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। उसके राज्य में लगभग 80,000 गांव थे और किसी भी गांव का ग्रामिका उसमें मिल सकता था। राजधानी में उसके पास सलाहकारों की एक सभा थी जो प्रशासन के विभिन्न पक्षों की देखरेख करती थी। उसकी राजधानी पटना के पास राजगृह में थी। पटना के पास उसकी राजधानी कहाँ पर थी? पटना बस राजगृह में थी। इट इज नॉट नोन वॉट रीजन बिम्बिसारा बिलोंग टू बट ही हैड अ टॉलरेंट व्यू फॉर ऑल रीजन। बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था वह यह ज्ञात नहीं है, किंतु वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। नेक्स्ट आता है हमारा अजात शत्रु। अब अजात शत्रु क्या है हमारा ये? तो अजात शत्रु द सन ऑफ बिम्बिसारा। अजात शत्रु बिम्बिसारा का पुत्र था। was another able king of Magad. He ascended the association his father. He ruled for 32 years from 491 BC and 461 BC. He was aggressive on conquered territories and made Magad the most powerful kingdom of northern India. The territories included Kosta, the kingdom of his own uncle. He also conquered वजी विच वॉज 8 रिपब्लिक्स। तो जो अजात शत्रु था हमारा बिम्बिसारा का पुत्र अजात शत्रु मगध का एक अन्य राजा था। उसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर आरोहण किया था। उसने 32 वर्षों यानी कि 491 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक का राज्य किया। वह एक क्रोधी राज्य था। उसने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना लिया था। उसके जीते हुए राज्यों में उसके अपने चाचा का राज्य है कौशल भी सम्मिलित था। उसने 8 लोकतंत्रों के संग वज्जी पर भी विजय प्राप्त की थी। तो अजातशत्रु वॉज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा, द ब्राह्मण, prince and cows. He too ruled, had the council of advisor, but the priest had a great influence on him. तो अजातशत्रु को धर्म ब्राह्मण और गायों का एक रक्षक माना जाता था। वह भी सलाहकारों की सभा की सहायता से प्रशासन करता था, किंतु वह पुरोहितों से अधिक प्रभावित रहता था। अजातशत्रु के बारे में नहीं पता था कि वह किस धर्म का पालन करता था। बौद्ध और जैन दोनों धर्म बिम्बिसारा और अजातशत्रु दोनों को अपने धर्मों का अनुयायी मानता था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में 487 में बुलाई थी। सक्सेस ऑफ मगध यानी कि मगध के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वर नॉट वेरिएबल। लेटर शिशुनाग overthrew the ascend the Magad, who was the later overthrown by the Nandas. Thus Magad was later ruled by the Nandas, which was founded by Mahapadam Nanda. Magad had become all the more powerful under the Chenab rivers in Punjab, but he had no cause to move forward and attack Magad. तो देखिए अजातशत्रु के उत्तराधिकारी अधिक योग्य नहीं थे। बाद में शिशुनाग ने सिंहासन पर आरोहण किया जिसे नंदों के सिंहासन पर उतार दिया। इस प्रकार मगध नंद राजवंश जिसका संस्थापक महापद्म नंद था और अधीन आया। नंदों के अधीन रहकर मगध और अधिक शक्तिशाली बन गया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर राजा पोरस जिनका साम्राज्य झेलम और पंजाब में चेनाब नदी के मध्य था जो परास्त किया गया, किंतु आगे बढ़कर मगध का आक्रमण करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। इसी प्रकार मगध की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस पीरियड में आपके चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक को रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।